बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस साहब जम्मू एंड कश्मीर टीवी से साजिद मुगल का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि खिलाफत किसे कहते हैं? खिलाफत का आगाज़ कहाँ से हुआ और तारीख़ में कौन कौन सी खिलाफत का जिक्र मिलता है? नाज़रीन, आज दुनिया भर में मुसलमान सियासी और अस्करी तौर पे इंतशार में मुब्तला हैं। तमाम कुर्रे अर्ज़ पे एक भी मुसलमान सल्तनत मौजूद नहीं जो अक़वाम आलम में वीटो की ताकत रखती हो। लेकिन दौरे हाज़िर के नौजवान शायद बेखबर हैं, बल्कि मुसलमानों की 1400 साल इस्लामी तारीख में ऐसी कई सल्तनतें गुजरी हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर जारी करती थी, यानी निज़ाम आलम चलाने की ताकत रखती थी, जिनके अहकामात दुनिया भर के हर छोटे बड़े मुल्क पर चला करते थे। आज की वीडियो में हम आपको तारीख में कायम होने वाली 10 मुसलमान सल्तनत की खिलाफतों का हवाल सुनाएंगे जो अपने दौर की सुपर पावर कहलाया करती थी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीवी सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमुम दुनिया भर की मुनफिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, खिलाफत एक दीनी और सियासी इस्तिलाह है जिसके मानी सियासत, हुकूमत और दीनी अमूर में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी के हैं। खिलाफत एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मानी जानशीन बनाना और खलीफा का लफ्ज़ जिसकी जमा खुलफा और खलाइफ हैं। जानशीन वकील और कायम मकाम के मानी हैं। लफ्ज़ खलीफा, खुलफा और खलाइफ कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इसी लग़वी मानी में इस्तेमाल हुआ है। नाज़रीन, खिलाफत और खलीफा इन दो अल्फाज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इनका इस्तिलाही मानी है जो पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद इस्लामी माशरे में सियासी निज़ाम के लिए इस्तेमाल हुआ। पहला लफ्ज़ हुकूमत और मुतलक हाकिमियत में जानशीनी के मानी में है और दूसरा लफ्ज़ हुकूमत में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन के मानी में है। नाज़रीन, हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया इस्लाम में मरकजी हैसियत हासिल है। आक़ाए नामदार, फ़ख्र मौजूदात, इमामुल अनबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के मज़हबी पेशवा थे और दुनियावी अमूर में भी इनकी रहनुमाई फरमाते थे। अफ़वाज की सिपह सलारी, बैतुल माल की निगरानी और नज़्म व नस्क के जुमला फैसले हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी और हिदायत का मौजब होते थे। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस इस्लामी मरकज़ियत को बरकरार रहने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन मुकर्रर करने का जो तरीका इख्तियार किया गया इसे खिलाफत कहते हैं। खिलाफत राशिदा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद आपकी जानशीनी चुनने का जो तरीकाकार मुंतखब किया गया इसे खिलाफत राशिदा कहा जाता है। इस निज़ाम के तहत मोतबर और अकाबिर साहबा कराम बाहम मशवरे से ऐसी खिलाफत निज़ाम हुकूमत मुसलमानों का खलीफा चुनते थे जो हर खास व आम के सामने जवाबदेह होता था। मुसलमानों का ये निज़ाम हुकूमत 30 साल की मुद्दत तक राइज रहा। खिलाफत राशिदा के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, जबकि चौथे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तस्लीम किए जाते हैं। इसके अलावा हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिलाफत के 6 माह भी खिलाफत राशिदा में शुमार किए जाते हैं। दूर दराज इलाकों की फतवात के लिहाज से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दौर खिलाफत राशिदा के उरूज का ज़माना कहलाता है, जिसमें 22 लाख मुरब्बा मील के इलाका पर इस्लामी परचम लहराया जाता था। ज़माना कदीम से चली आ रही ताकतवर तरीन सल्तनत फारिस का खात्मा भी दूसरे खलीफा राशिदा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथों हुआ, जबकि इस जमाने की सुपर पावर कहलाई जाने वाली सल्तनत यानी रूम भी आपकी बाँझ गुजार बन गई थी। खिलाफत बनो उमैया कुरैश का एक दौलतमंद और मुमताज खानदान था। इसी खानदान ने खिलाफत राशिदा के बाद तकरीबन 1 सदी तक मालूकियत संभाली और इस्लामी फतूहात को 12वीं अरूज तक पहुंचाया। खिलाफत बनो उमैया की सरहदें एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ स्पेन तक फैली हुई थी। खानदान बनो उमैया के सियाह करतूत एक तरफ, अलबत्ता दुनियावी एतबार से इसका शुमार तारीख की चंद बड़ी हुकूमतों में किया जाता है, बल्कि खिलाफत बनो उमैया का खात्मा 750 ईस्वी में हो चुका था। लेकिन यूरोप के मुल्क स्पेन ने एक और उम्मी शहजादे अब्दुर्रहमान अल दाखिल की कायम करदा अजीम शान बादशाहत अगले कई सौ साल तक कायम रही। खिलाफत अब्बासिया, खिलाफत राशिदा के बाद अरबों की कायम करता 2 बड़ी सल्तनतों में से दूसरी बड़ी सल्तनत खिलाफत अब्बासिया है। खिलाफत अब्बासिया खानदान अब्बासिया के 2 भाइयों अल सफ़ा और अबू जाफर अल मंसूर ने कायम की, जिसका क़याम 750 ईस्वी में अमल में आया और इसका खात्मा 1258 ईस्वी में मंगोल सिपहसालार हलाकू खान के हाथों हुआ। यह खिलाफत एक तहरीक के जरिए कायम हुई जो खानदान बनो उमैया के खिलाफ थी।
इस तहरीक ने एक अरसे तक अपने मकासद के उसूल के लिए जदोजहद की और बिलाखिर बनो उमैया को शिकस्त देने के बाद बरसर इक़्तिदार आ गई दौलत फातिमिया इस्माइली अकीदे की हामिल अफराद की कायम करदा हुकूमत है, जो 909 के दौरान बर-ए-आज़म अफ्रीका के शुमाल में कायम हुई। इस सल्तनत का बानी अबू अब्दुल्ला अल-महदी नाम का एक शख्स था, जिसका दावा था कि वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से हैं, और इस मुनासबत से इसे दौलत फातिमिया या खिलाफत फातिमिया का नाम दिया जाता है। फातिमी बादशाहों ने भी न सिर्फ मिस्र में कायरा शहर की बुनियाद रखी, बल्कि दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी यानी जामियातुल अज़हर भी इन्हीं की तामीर करता है। एशिया और अफ्रीका में बैक वक्त हुकूमत करने के बाद यह सल्तनत ज़वाल का शिकार हुई, जिसका खात्मा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों हुआ। अय्यूबी सल्तनत या सल्तनत आले अय्यूब कुर्ब नस्ल के मुसलमान खानदान की हुकूमत थी, जिसने 12वीं और 13वीं सदी ईस्वी में मिस्र, शाम, यमन, दियार बकर, हज्जाज मुकद्दस और शुमाली इराक पर हुकूमत की। अय्यूबी सल्तनत के बानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, जिनके चचा शेरकोन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सिपा सलार की हैसियत से 1199 ईस्वी में मिस्र फतह किया था। इस सल्तनत का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हैसियत से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब के नाम पर ही अय्यूबी सल्तनत रखा गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न सिर्फ बैतुल मुकद्दस को फतह किया, बल्कि इसकी तस्खीर के लिए आने वाली सलीबी लश्करों को भी गनीमत शिकस्तों से दोचार किया। इस सल्तनत का इख्तिताम महज चंद दहाइयों बाद ही ममलूकों के हाथों हुआ। ममलूक सल्तनत, ममलूक दरअसल ऐसे गुलाम को कहते हैं जो जंग और जदल के हुनर से वाकिफ हों। क़ुरान वस्ता में मुसलमान खलफोर और सलातीन दूर दराज इलाकों से गुलाम खरीद कर लाते थे, जिन्हें फौजी तरबियत देकर जंगों में इस्तेमाल किया जाता था। रफ्ता रफ्ता ये एक पायदार अस्करी कुव्वत बन गए और मिस्र की हुकूमत पर कब्जा कर लिया। 13वीं सदी ईस्वी के दौरान हिंदुस्तान के तख्त पर भी ममलूकों का कब्जा रहा। अलबत्ता इन्हें जो उरूज मिस्र और मशरिकी वस्ता में हासिल हुआ, वो यहाँ ना हो सका। पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ ममलूकी वो वाहिद कुव्वत थे जिन्होंने मंगोल लश्कर को इनके दौरे उरूज में शिकस्त दी। तैमूरी सल्तनत, इस सल्तनत का बानी अमीर तैमूर था। बलग में तख्त होने के बाद उन तमाम इलाकों पर कब्जा करना अपना हक और मकसद करार दिया, जो कभी चंगेज खान के ज़ेर तसल्लुत थी। नाजरीन, तारीख में 2 सल्तनतें तैमूरी सल्तनत कहलाती हैं, जिसमें से पहली अमीर तैमूर ने वस्त एशिया और ईरान में तैमूरी सल्तनत के नाम से कायम की, जबकि दूसरी ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में सल्तनत मूलिया के नाम से कायम की। इस सल्तनत का बानी अमीर तैमूर था, जिसका चंगेज खान के खानदान से करीबी ताल्लुक था। वो दरियाई चीहू के शुमाली किनारे पे वाक़ा शहर सब्ज में 1336 ईस्वी में पैदा हुआ। वो एक अच्छा सिपाही और बेमिसाल सिपा सलार था। वो तुर्किस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर काबज होने के बाद साल 1366 ईस्वी में बल्ख पे तख्त नशीन हुआ। यूं फतूहात और लश्कर कशी का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जो अगले 37 साल यानी इसकी मौत तक जारी रहा। तैमूर के हमलों से ना तो ताकतवर मुल्क महफूज रहे, ना ही दौलतमंद उस्मानी सुल्तान। वस्ती एशिया से उठने वाला यह तूफान हिंदुस्तान, ईरान, तुर्की, यूरोप से होता हुआ चीन तक जा पहुंचा। अलबत्ता अमीर तैमूर के नाअहल जानशीनों के सबक यह सल्तनत कुछ ज्यादा अरसा दुनिया के नक्शा पर कायम न रह सकी। अमीर तैमूर ने 42 मुल्कों पे हुक्मरानी की। सल्जोकी सल्तनत तुर्क मुसलमानों की कायम करदा बादशाहत थी, जो 11वीं सदी से 14वीं सदी ईस्वी के दरमियान कायम हुई। यह दौलत अब्बासिया के बाद तमाम आलम इस्लाम को एक मरकज पर जमा करने वाली आखिरी हुकूमत थी। सुल्तान अलप अरसलान और मलक शाह का दौर सल्जोकी सल्तनत का सुनहरी जमाना कहलाता है, जब चीन और रोम की हुकूमतें भी सल्जोकियों की बात गुजार थीं। लेकिन सुल्तान मलक शाह की वफात के बाद इसकी सल्तनत इसके 4 बेटों में तकसीम हो गई, और यही तकसीम इस अजीमुशान सल्तनत के ज़वाल का बाइस बनी। बाकी रही से ही कसर पहले सलीबियों और बाद में मंगोल लश्करों ने पूरी कर दी। सल्तनत उस्मानिया 1299 से 1922 तक कायम होने वाली एक अजीम शान मुसलमान सल्तनत थी, जिसके हुक्मरान तुर्क थे और जिसकी बुनियाद उस्मान अव्वल ने रखी थी। अपने उरूज के ज़माने में यानी 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया 3 बड़े आज़मों पर फैली हुई थी। मशरिक़ वस्ता, मशरिक़ यूरोप
اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگرانی تھا۔ عثمانی فوجیں اپنے جدید ترین اسلحہ اور بے پناہ جنگی مہارت کے باعث یورپ کے لیے صدیوں تک ایک بھیانک خواب بنی رہی۔ یورپ کا دل یعنی قسطنطنیہ کی فتح عثمانی سلطنت کا وہ عظیم کارنامہ ہے جو اس سے پہلے کوئی خلافت یا سلطنت انجام نہیں دے سکی، اور اس لیے سلطنت عثمانیہ کو اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے اور ہمیشہ حاصل رہے گا۔ سلطنت مغلیہ کا بانی ظہیر الدین بابر تھا، جس نے پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ظہیر الدین بابر تیموری نسل کا شہزادہ تھا۔ بابر نے سن 526 عیسوی میں دلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے خلاف پانی پت کے میدان میں جنگ لڑی اور خود سے 10 گنا بڑی فوج کو شکست سے دوچار کر کے سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک بر صغیر پر حکومت کرنے والی ایک عظیم الشان مسلم سلطنت تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے دور عروج میں پورے بر صغیر پہ حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطہ پر ان کا دورہ تھا۔ بابر کے بعد آنے والے مغل حکمران ہمایوں، اکبر اور جہانگیر نے اس سلطنت کی سرحدوں میں بے پناہ اضافہ کیا، یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں سلطنت مغلیہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت بن چکی تھی۔ البتہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد آنے والے مغل حکمران انتہائی نااہل اور عیاش ثابت ہوئے۔ یوں 1857 میں ہونے والی جنگ آزادی کے بعد اس عظیم سلطنت کا خاتمہ برٹش امپائر کے ہاتھوں ہوا۔ انشاءاللہ بہت جلد ان تمام تاریخی خلافتوں پہ اور ان کی حکومتوں کے عروج زوال پہ تفصیلی ویڈیوز بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی تاریخی، تحقیقی، ثقافتی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے وائس آف جموں اینڈ کشمیر ٹی وی، اور ہاں، اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ تب تک ساجد مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔